हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं शिक्षण की विधियाँ। शिक्षण की विधियाँ और इसमें आगमन विधि, निगमन विधि और संश्लेषण विधि और जितनी भी विधियाँ हैं, प्रोजेक्ट विधि जो यूपी टेट की एग्जाम में, किंडरगार्टन विधि जो रिलेटेड क्वेश्चन, मारिया मॉन्टेसरी विधि, ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पूरा टॉपिक है। आप हिस्ट्री घबराने की कोई शिक्षण के प्रमुख कौशल और शिक्षण की प्रमुख विधियाँ जो यूपी टेट के एग्जाम में, सुपर टेट या केवीएस किसी भी सीटेट एग्जाम में अब तक जितनी विधियाँ और कौशल से क्वेश्चन पूछे हैं, मैंने एक ही वीडियो में आपको पढ़ा देना है। आप इस वीडियो को देखिए और अपनी 10-15 मिनट अपने दीजिए। बस 15 मिनट में आपका 2 से 3 नंबर पता कौशल, इससे रिलेटेड कभी भी आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसी से रिलेटेड बस यही जो है, इसी से टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं होगा, हम इतना गारंटी लेते हैं अपने इस वीडियो का। शिक्षण की विधियाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। आगमन विधि। आगमन विधि क्या है? तो आगमन विधि कई बार यू एग्जाम में पूछा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, आगमन विधि से पूछता है। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या है आगमन विधि? आगमन विधि क्या होती है इसको देखिए पहले। आगमन विधि शिक्षण की विधियाँ, इसमें है क्या? पहला आगमन विधि। अब आगमन विधि क्या है? आगमन विधि होता है जिसमें उदाहरण पहले दिया जाता है, इसके बाद नियम बताए जाते हैं, वही उदाहरण विधि होता है। आप एक आइडिया लगाइए, जब आप 6-7 क्लास में पढ़ते रहे होंगे, आप इंग्लिश पढ़ते रहे होंगे, तो पहले क्या होता था, तो उसमें जैसे टेंस के जो दिए जाते हैं अनुवाद करने के लिए, पहले आपको एग्जाम्पल दिए जाते थे, इसके बाद नियम बताया जाता था कि यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा। पहले सब्जेक्ट रहेगा, तो इसके बाद क्या प्रेडिकेट होता है, कब सब वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, कौन सा ये विल लगेगा, सेल लगेगा, कौन सा ये इसमें टेंस है। तो वही होता, पहले उदाहरण दिया जाता है, इसके बाद नियम बताया जाता है, तो वही होता है आगमन विधि। इस विधि में शिक्षक पहले उदाहरण प्रस्तुत करता है, इसके बाद नियम को, सिद्धांत को बताता है। इस विधि का उदाहरण से नियम की ओर चला जाता है। उदाहरण से नियम की ओर विधि बहुत छोटी कक्षाओं, सरल विषयों के लिए अत्यधिक उपयोगी होता है। इस विधि में सरल से जटिल की ओर चला जाता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चला जाता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर चला जाता है। इस शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। आगमन विधि, हमें लगता है, आशा करती हूँ समझ गए हो आगमन विधि क्या है। इसमें उदाहरण से नियम की ओर चला जाता है। शिक्षक पहले उदाहरण प्रस्तुत करता है, इसके बाद नियम बताता है। यह छोटी कक्षाओं के लिए होता है, सरल विषयों के लिए किया जाता है। इस विधि को सरल से जटिल की ओर भी कहते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी कह सकते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र का इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। तो यही आगमन विधि से ऐसे ही करके क्वेश्चन पूछता है। निगमन विधि देखते हैं क्या है निगमन विधि। निगमन विधि वो विधि होती है जहाँ पे पहले नियम बताए जाते हैं। इसमें इस विधि में पहले नियम तथा सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते हैं, तत्पश्चात उदाहरण भी प्रस्तुत किए जाते हैं। आगमन निगमन दोनों उल्टा होता है, जस्ट उल्टा उसका। पहले इसमें उदाहरण, इसके बाद नियम। इसमें निगमन विधि पहले नियम, इसके बाद उदाहरण बताया जाता है, बस यही अंतर है। उदाहरण की ओर चला जाता है। इस विधि को बड़ी कक्षाओं में, इसको उसका छोटी कक्षाओं में और सरल विषयों के लिए, ये बड़ी कक्षाओं में और कठिन विषयों के लिए अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। बस यही चीज़ है आगमन निगमन विधि। आप समझ गए होंगे, दोनों अंतर समझ गए होंगे। उदाहरण से नियम की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। बड़ी कक्षाओं में और कठिन विषयों के लिए, छोटी कक्षाओं में सरल विषयों के लिए, बस यही मेन दोनों में अंतर है। अगली देखते हैं विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि क्या है? इस विधि में किसी विषय वस्तु को उसके छोटे छोटे खंडों में बांट करके प्रस्तुत किया जाता है। विश्लेषण मतलब होता है किसी भी चीज को छोटे छोटे खंडों, टुकड़ों में बांट कर फिर से जोड़ करके उसका अर्थ निकालना, वही विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि जब हम लोग छोटी कक्षाओं में थे, जब हिंदी पढ़ते थे, तो पूरी सेंटेंस को पढ़ते थे, इसके बाद जो कठिन हो उसका वर्ड रहता था, उसकी मीनिंग अलग अर्थ निकाल करके पीछे भी बुक दिया रहता था, मीनिंग निकाल के तब उसका खंड खंड अलग करके तब उसका अर्थ निकाल, जैसे इंग्लिश भी पढ़ते थे, पहले इंग्लिश की वर्ड मीनिंग एक एक निकालते थे, तब उसका अर्थ बताते थे। तो वही होता है विश्लेषण विधि, जो खंडों में विभाजित करके उसका अर्थ, संपूर्ण का अर्थ निकाला जाए, वही विश्लेषण विधि होती है।
संश्लेषण विधि यही सबसे यूपी टेट में एग्जाम में एक विधि से और कौशल से क्वेश्चन रहते हैं। इसको पढ़िए, सीटेट में चाहे केवीएस दो, सीटेट के एग्जाम में भी इससे संश्लेषण विधि से और कौशल से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, चाहे कि कोई भी वीडियो, अगर वीडियो मेरे नए हों और जो सब्सक्राइब किए हों तो उनकी तो मेरी क्लास देखते ही हैं, और एक लाइक कर दीजिए ताकि कोई भी, मैं इतनी मेहनत से ये वीडियो बना रही हूँ। इसमें देखिए संश्लेषण विधि क्या है। संश्लेषण विधि, अब संश्लेषण विधि पाइए, विश्लेषण पढ़ लिए। संश्लेषण, विश्लेषण का जस्ट उल्टा संश्लेषण होता है। जैसे आगमन का जस्ट उल्टा क्या था, निगमन था, वही संश्लेषण का जस्ट उल्टा विश्लेषण का संश्लेषण होता है। इस विधि में किसी विषय वस्तु के अलग अलग खंडों को आपस में जोड़कर स्पष्ट अर्थ प्रस्तुत की जानकारी प्रस्तुत की जाती है, वही क्या होती है, संश्लेषण विधि होती है। जैसे विद्या धन आलय है, तो उसका हुआ विद्यालय, तो मतलब विद्या और आलय मिलके विद्यालय बना रहे हैं। तो विश्लेषण में छोटे छोटे खंडों में बांटा जाता है, और जब वही छोटे छोटे खंडों में बांट करके उसका अर्थ निकालते हैं तो वही होती है संश्लेषण विधि। जैसे हमने बताया, जब इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश का वर्ड मीनिंग की, वो इंग्लिश के पैराग्राफ का वर्ड मीनिंग निकालते हैं, इसके बाद इसका मीनिंग जो खंड खंड करते अर्थ निकालते हैं, वर्ड मीनिंग का अर्थ निकालते हैं, वही है विश्लेषण विधि। लेकिन जब उसका पूरा जोड़ करके अर्थ निकाल देते हैं तो वही होती है संश्लेषण विधि। खंडों में बांटना विश्लेषण, और उसका प्रस्तुत की पूरी जानकारी मतलब अर्थ बता देना संश्लेषण। जैसे विद्यालय, तो ये अलग अलग, इसका संश्लेषण वही ये विश्लेषण है। विद्या और आलय विश्लेषण मिल करके क्या बना, विद्यालय, तो ये संश्लेषण हो गया, ये विश्लेषण है। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, प्रोजेक्ट विधि। ये इस विधियों से क्वेश्चन पूछा है, यूपी टेट में अक्सर पूछा है कि प्रोजेक्ट विधि ऐसे पूछ लेता है क्या है, तो इसमें 4 ऑप्शन देगा। इस विधि का प्रतिपादक आप जानते होंगे किलपैट्रिक ने किया है। इस विधि में शिक्षक के द्वारा बच्चों के लिए अनेक योजनाएं तैयार की जाती हैं। बच्चे अपनी रुचियों के अनुसार उनका चयन करते हैं तथा अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार इसके बारे में जानकारी अर्जित करते हैं। प्रोजेक्ट विधि, ये प्रोजेक्ट मतलब होता है कि आप एक प्लानिंग, इसमें एक बच्चों के रुचि उनके अनुसार एक प्रयोजन, मतलब एक प्लानिंग की जाती है, कोई क्वेश्चन निर्माण की, वस्तु के निर्माण की, या किसी आइडिया के निर्माण की। तो बच्चे अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार उसका चयन करते हैं, उसके बारे में जानकारी अर्जित करते हैं। जैसे हम 9th जब 12th की क्लास में थे, तो हम लोगों को इंटर में जब थे, तो साइंस में जब साइंस साइड से थे, तो एक प्रोजेक्ट दिया गया था। एक प्रोजेक्ट आपने जो चूज करना है उस पर आपको थ्योरी पूरा लिखनी है, लिख करके तो बायोलॉजी का था, ले आकर जमा करना है। तो किसी से सब ने अपना अपना एक प्रोजेक्ट चुना था। किसी ने जैसे जू पे बनाया था, जैसे जानवरों पे प्रोजेक्ट बनाया था, कि कोई टेस्ट ट्यूब बेबी पे बनाया था। तो अपना अपना एक अलग अलग सबका था, उस पर सब बनाए थे। तो वही होती है प्रोजेक्ट विधि, अपनी क्षमता के अनुसार सब लोग बनाए थे। किंडरगार्टन विधि क्या है, ये तो आप जानते होंगे, फ्रावेल हैं इसके। इस विधि के शिक्षक के द्वारा बच्चों को बगीचे में स्वतंत्र रूप से खेलने घूमने का अवसर प्रदान किया जाता है। इसी के दौरान शिक्षक छोटे छोटे शिशु गीतों के माध्यम से अनेक बातें सिखाने का प्रयास करता है। इस विधि में शिक्षक को, जिनमें किंडरगार्टन विधि, ये फ्रावेल है इसका किंडरगार्टन के, तो इसमें क्या है, बच्चों को बगीचों में छोड़ दिया जाता है। तो बगीचे में जो रहते हैं बच्चे, तो छोटे छोटे जो शिशु होते हैं, उनको सबकी चीज़ें दिखा करके, सुना करके उनको चीज़ें उनको जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। तो शिक्षक इसमें जो होता है माली का काम करता है, और बालक जो है पौधे का काम करता है, और बगीचा जो है पाठशाला होता है। बगीचा यानी पाठशाला, उसके बारे में जानकारी पड़ता है। पौधे, बालक जो है पौधे का रूप लेते हैं, शिक्षक जो है माली का काम होता है क्या, पौधे को सींचना। तो इसे शिक्षक भी बच्चों को पौधा समझ के सींचता है। यही क्वेश्चन पूछा गया है कि किंडरगार्टन विधि में बालक को क्या माना गया, बालक को पौधा माना गया है, और शिक्षक को माली का काम, पौधे को सींचना, उसको पानी देना। तो वही है, वो बालक शिक्षक का भी काम होता है, इसलिए माली जो है शिक्षक की संज्ञा दी गई है। बालक को पौधे के, बगीचे को पाठशाला माने, पाठ्यक्रम जो स्कूल में पढ़ाते हैं वही चीजें बगीचे को पाठशाला माना गया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि भी आप पढ़े हैं, मारिया मॉन्टेसरी जो इटली की थी। ये विधि में रंग बिरंगे खिलौने के द्वारा बच्चों की गिनती, गिनना, पढ़ना, लिखना आदि सिखाने का प्रयास किया जाए। इस विधि में बच्चों को इंद्रिय प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाए। इंद्रिय प्रशिक्षण मतलब जैसे हाथ पैर जो होते हैं, आँख है, कान है, सुन करके, देख करके, टच करके, तो यही होती है इंद्रिय प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाता है मारिया मॉन्टेसरी विधि। और मारिया मॉन्टेसरी इटली की थी। इसमें रंग-बिरंगे खिलौने दिए जाते हैं, बच्चों को गिनने, सुनने, पढ़ने का, लिखने का ये किया जाता है। मारिया मॉन्टेसरी का एक कथन है कि और मारिया मॉन्टेसरी ही पहली जो ये हैं शिक्षिका जो प्री प्राइमरी एजुकेशन पे जोर दिए हैं। कितने एज के बच्चों के लिए प्री प्राइमरी बच्चे कितने आते हैं? 3 से 6 वर्ष के बच्चे। इन्होंने 3 से 6 वर्ष की बच्चों की शिक्षा की बात कही है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा अगर कोई बात किया है तो मारिया मॉन्टेसरी है। और 3 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को 3 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को प्री प्राइमरी कहा जाता है। तो प्री प्राइमरी आप इसको जानते रहिए। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है यूपी टेट में, क्या पूछ ले, क्या इसमें समझ भी गए होंगे रंग बिरंगे खिलौने दिए जाते हैं, इसमें इंद्रिय प्रतिशत पर ज़्यादा जोर दिया है। तो इसमें मारिया मॉन्टेसरी का कहना था कि बच्चों को 6 वर्ष तक पेन नहीं पकड़ाना चाहिए, उनको 3 से 6 वर्ष तक जो शिक्षा देनी चाहिए उनको हाथ पैर से गिन करके, आँखों से देख करके, कान से सुन करके, ये सब की इंद्रिय परीक्षा प्रशिक्षण पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। इनका एक कथन है कि दुनिया का कोई भी बिगड़ैला बच्चा आप अपने परिवार और समाज द्वारा उचित प्रोत्साहन न मिलने का परिणाम है। तो सही है, माता-पिता का अगर सही गाइडलाइन में नहीं मिलता तो बच्चे बचपन से ही बेलाइन हो जाते हैं। इनका मेन कारण परिवार और समाज ही होता है, मैं भी यही मानती हूँ। तो इनका ये मारिया मॉन्टेसरी का कथन फेमस कथन है। डाल्टन की प्लान विधि, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। डाल्टन विधि क्या है? डाल्टन की प्लान विधि जॉन हेलेन पार्कहर्स्ट इसके हैं, पार्कहर्स्ट ने दिया है। तो इस विधि में शिक्षक के द्वारा बालकों के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। बालक इसके बारे में व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से जानकारी अर्जित करते हैं। मुख्य उद्देश्य है इसका कि बच्चों में स्व-शिक्षण, सामूहिक शिक्षा, सहयोग तथा विश्वास की भावना का विकास करना होता है डाल्टन विधि में। इसमें विधि में शिक्षक द्वारा बालकों के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। बालक इसके बारे में व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत मतलब एक सिंगल भी और समूह में रहकर भी जानकारी अर्जित करते हैं डाल्टन विधि में। मिस जॉन हेलेन पार्कहर्स्ट ने डाल्टन विधि को दिया है, ये आप जानते हैं। और स्व-शिक्षण, सामूहिक शिक्षण, सहयोग, आत्मविश्वास की विकास का प्रयोग विकास किया जाता है इसमें। मतलब अगर व्यक्तिगत शिक्षण किया जाएगा तो स्व-शिक्षण पर जोर दिया जाएगा। अगर सामूहिक रूप से दिया जाए, सामूहिक शिक्षण हो गया, सहयोग की भावना, आप एक दूसरे में समूह में रह के सीखेंगे तो आत्मविश्वास उसमें जगेगा, तो यही होता है डाल्टन प्लान विधि। ह्यूरिस्टिक विधि की तरफ चलते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि क्या है? ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण या खोज विधि। इस विधि में शिक्षक के द्वारा बालक को पुस्तक या उपकरण उपलब्ध करा दिया जाता है। बालक इन पुस्तकों या उपकरणों की सहायता से नई चीज़ों की जानकारी स्वयं से अर्जित करते हैं। ये देखिए, शिक्षकों को बालक को बुक या उपकरण उपलब्ध करा दिया जाता है। इसमें बालक पुस्तक और उपकरणों की सहायता से नई चीज़ों की जानकारी स्वयं प्राप्त करते हैं। इस विधि का मुख्य उद्देश्य बालक का मौलिक जो अन्वेषण है उसका विकास करना होता है। ह्यूरिस्टिक मतलब होता है खोज, जो स्वयं से किसी भी नई चीज़ों का नई जानकारी अर्जित करते हैं, वही होती है ह्यूरिस्टिक। का अर्थ ही होता है खोज या अन्वेषण। तो बच्चे इसमें स्वयं जो है किसी चीज़ की जानकारी अर्जित करते हैं, वही ह्यूरिस्टिक विधि। और ह्यूरिस्टिक विधि फेमस विधि है, इससे क्वेश्चन बने हैं, आज तक आते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि क्या है? इसमें बच्चों को स्वयं मौलिक अन्वेषण के विकास किया जाता है, इसलिए ये ह्यूरिस्टिक विधि का प्रयोग किया जाता है।
अब चलते हैं शिक्षण के प्रमुख कौशल के बस ये जितना कौशल और विधियां हम पढ़ा रहे हैं बस इतनी ही विधियां कौशल यूपी टेट के एग्जाम में आज तक पूछी हैं। इससे अन्यथा और कोई भी यही हमने भी पढ़ करके टेट अपना क्लियर किया हुआ है, यही सब पूछता है। इससे अलावा एक भी क्वेश्चन आपको शिक्षण की विधियों कौशल से नहीं मिलेंगे। अब पहला कौशल पढ़ते हैं, संप्रेषण कौशल क्या है। संप्रेषण कौशल क्या है, इसे शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कौशल माना है। संप्रेषण कौशल हुआ, प्रस्तावना कौशल हुआ, तो यह शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। यह शिक्षक की कक्षा में प्रवेश करते ही प्रारंभ हो जाता है और अंत तक बना रहता है। इसके अलावा सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। संप्रेषण मतलब होता है क्या, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना। जैसे बातचीत करना, क्या बच्चा जब टीचर स्कूल में क्लास में इंटर करता है तभी बच्चों से बातचीत करना स्टार्ट कर देता है। जब उसका क्लास खत्म होता है तभी उसकी बातचीत खत्म होती है। तो यही जो टीचर की बच्चों से बातचीत होती है, जब इस क्लास में जाता है स्टार्ट होता है, जब निकलता है तो बंद करता है, तभी निकलता है। तो वही जो सूचनाओं का किसी बात से सूचनाओं का आदान मैसेज देता है, पढ़ाता लिखाता है, तो वही जो सूचनाओं का आदान प्रदान ही है, वही है संप्रेषण कौशल। अगले कौशल की तरफ चलते हैं, प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल क्या है, इसमें बच्चों की पूर्व ज्ञान पर आधारित। प्रस्तावना का मतलब तुरंत आप समझ जाइए, जो पूर्व ज्ञान पर आधारित हो। इसमें देखिए क्या है, प्रस्तावना ये बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित का प्रयोग शिक्षक बालक के पूर्व ज्ञान की जांच करनी है। तो पूर्व ज्ञान मतलब शिक्षक पूर्व ज्ञान के बालकों की ज्ञान मतलब अगर कोई क्लास में कोई टीचर गया तो कल इसके पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। अगर बच्चे बता ले जाते हैं तो वो नए टॉपिक को पढ़ाने से उनको स्टार्ट करता है। तो यही होता है प्रस्तावना कौशल। जो पूर्व ज्ञान की जो पढ़ाए थे याद है बच्चों को कि नहीं याद है, वही होता है प्रस्तावना कौशल। इससे पहले इसमें जो है जो शिक्षक होता है बच्चों से प्रश्न पूछता है। इस प्रस्तावना कौशल की एक क्राइटेरिया है कि इसमें कम से कम 3 प्रश्न, अधिकतम 5 प्रश्न होंगे। यही देखिए इसमें भी बताया गया है कि शिक्षक पहले प्रश्नों तैयार करता है। इसकी आदर्श संख्या 3 होती है या अधिकतम 5 होती है। या तो 5 सवाल होंगे या तो 3 होंगे। 3 में अगर उत्तर निकल जाता है तो 3 में अगर पूछता है 3 क्वेश्चन अगर उत्तर निकल जाता नहीं 5 क्वेश्चन पूछेगा जब तक उत्तर नहीं उसका मिलता। प्रस्तावना कौशल का यूज हम जब डीएलएड करते हैं, बीएड करते हैं, जब उसमें क्लास में पढ़ाने के जो सूक्ष्म शिक्षा माइक्रो टीचिंग का हमारा क्लास लगता है, दूसरे स्कूल में पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ पे प्रस्तावना कौशल और ये संप्रेषण कौशल का प्रयोग किया जाता है। ये टीचरों द्वारा बच्चों के क्लास में प्रयोग किया जाता है। ये जान लीजिए टीचर और बच्चों के मध्य होता है, चाहे आप संप्रेषण कौशल चाहे प्रस्तावना कौशल, और ये क्लास में किया जाता है। हम व्याख्यान कौशल समझिए। व्याख्यान कौशल क्या है, व्याख्यान कौशल के दौरान शिक्षक विषय वस्तु की व्याख्या छात्रों की समझ करता है। विषय वस्तु की व्याख्या छात्रों के समझ करता है। व्याख्यान के द्वारा एक शिक्षक को इस बात का ध्यान अवश्य देना चाहिए कि शब्दों का उच्चारण सही और स्पष्ट हो तथा उचित आरोह और अवरोह का प्रयोग हो। व्याख्यान मतलब होता है व्याख्या करना, किसी भी टॉपिक को व्याख्या करके एनालिसिस करके बच्चों को पढ़ाना, तो यही होता है व्याख्यान कौशल। इसमें ये जो व्याख्या हो वो शब्दों का उच्चारण सही हो, स्पष्ट हो और तो उचित आरोह और अवरोह के साथ हो। बस यही व्याख्यान कौशल का यही है, शब्दों का उच्चारण सही हो, स्पष्ट हो, सही जो पढ़ा व्याख्या करे सही हो टीचर। ये सब जितने कौशल हैं ये क्लास के अंदर के हैं, जब टीचरों द्वारा किए जाते हैं, बच्चों और टीचरों के बीच होते हैं और क्लास में होते हैं। यही होता है व्याख्यान कौशल, तो यही होता है। अब दृष्टांत कौशल भी देख लीजिए। दृष्टांत कौशल तथ्यों और प्रसंगों को स्पष्ट करने हेतु शिक्षक के द्वारा उदाहरणों को प्रस्तुत किया जाता है। इसे दृष्टांत का अर्थ ही होता है उदाहरण। जब बच्चों को किसी भी टॉपिक तथ्य को प्रसंग को स्पष्ट करने के लिए जब उदाहरण दिया जाए, बच्चों को उदाहरण दे के समझाने में उनको चीज़ें जल्दी ज़्यादा समझ में आती हैं। इसलिए दृष्टांत कौशल को टीचर और बच्चों के मध्य में जितने कौशल हैं बस टीचर और बच्चों के लिए, ये भी दृष्टांत कौशल भी बच्चों और टीचर के लिए। टीचर को एक किसी तथ्य को प्रसंग को समझाने के लिए स्पष्ट करने के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। यही होता है दृष्टांत कौशल। दृष्टांत मतलब होता ही उदाहरण। इसमें छात्र सहभागिता, ये देखिए एक कौशल है
छात्र सहभागिता कौशल, यह बाल केंद्रीय शिक्षण का प्रमुख आधार है। शिक्षण प्रभावशाली तथा रुचिकर तभी होता है जब सभी छात्र सहभागी होंगे। तो छात्र सहभागिता कौशल वो होता है जो जब क्लास में टीचर पढ़ाता है तो छात्र एकदम एक्टिव होकर के उसकी जो व्याख्या है उसको अच्छे से पढ़ते हैं, जो टॉपिक पढ़ा रहा है उस पर ध्यान दे के पढ़ते हैं, वही है सहभागिता। बच्चों की 100% सहभागिता होनी और सभी बच्चों की होनी चाहिए, तो यही होता है सहभागिता कौशल। और तभी भी कोई टॉपिक रुचिकर तभी होता है जब बच्चे रुचि लेते हैं और टीचर पढ़ाने में रुचि लेता है, तभी कोई टॉपिक पे ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आता है। ये एक है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। उद्दीपन परिवर्तन का नया कौशल है, इसको समझिए क्या है कि शिक्षक शिक्षण के दौरान छात्र सहभागिता बढ़ाने के लिए अनेक तौर तरीके का प्रयोग करता है, जैसे शरीर संचालन, हाव भाव, शब्दों में उतार चढ़ाव, अचानक मौन हो जाना। तो यही होता है उद्दीपन। उद्दीपन परिवर्तन कौशल वो है जो बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो टीचर अपने शरीर के हाव भाव को, उतार चढ़ाव को, लय को, अपनी बॉडी को उतार चढ़ा के बोलता है, तेज आवाज में बोलता है, कम आवाज में बोलता है, तो यही होता है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। श्यामपट्ट कौशल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये यूपी टेट के एग्जाम में आपका कभी भी माइक्रो टीचिंग करवाने जाएंगे तब भी ये हर एग्जाम में आपको मिलता है श्यामपट्ट कौशल। तो एक श्यामपट्ट पे खड़े होने पे टीचर और उस ब्लैक बोर्ड के मध्य 45 डिग्री का कोण बनना चाहिए। 45 डिग्री का कोण, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कितने डिग्री का कोण बनना चाहिए, तो 45 डिग्री का श्यामपट्ट और टीचर के मध्य। श्यामपट्ट को शिक्षण का अभिन्न अंग माना जाता है। प्राचीन काल में ही शिक्षण के दौरान श्यामपट्ट का प्रयोग किया जाता रहा है। श्यामपट्ट का शिक्षक में सच्चा, श्यामपट्ट को शिक्षक का सच्चा मित्र कहते हैं। शिक्षक का सच्चा मित्र जो होता है वो बोर्ड होता है, चाहे व्हाइट बोर्ड हो चाहे ब्लैक बोर्ड हो। तत्वों के समझाने, कठिन शब्दों के निवारण, पुनर्बलन और निवारण करने के लिए सहायता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। शिक्षक श्यामपट्ट का उचित प्रयोग करना आना चाहिए। एक शिक्षक को श्यामपट्ट का उचित प्रयोग करना, उस पर सुंदर सुंदर लेखन होना चाहिए। उस पर एक शिक्षक और ब्लैक बोर्ड के मध्य 45 डिग्री का कोण बनना चाहिए। जब वो लिख रहा हो तो ब्लैक बोर्ड पीछे ब्लैक बोर्ड बच्चे को आधा दिखाई दे रहा हो, तो ये सब होता है। एक है पुनर्बलन कौशल। हमें लगता है लास्ट कौशल ये है पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन सोचो महत्वपूर्ण, यह शिक्षण की गति प्रदान करता है। पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। सकारात्मक पुनर्बलन जैसे किसी को डांट दी, कोई चीज़ सराहना कर देती, तुम बहुत पढ़ने में अच्छे हो, सराहना कर दिए, तो सकारात्मक होता है। नकारात्मक, अरे तुम एकदम बेकार हो, बेवकूफ़ हो, तुमको पढ़ाई लिखाई में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है, एक चीज़ समझा रहे नहीं समझ में आ रहा है, तो ये नकारात्मक कौशल होता है। जिसमें बच्चों को काम करने के लिए, जो काम कर रहा है जितने परसेंट वो भी काम करने को उसका मन न कहे, उसको डांट दे, फटकार दे, तो वही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, पढ़ने में उसका और मन नहीं लगेगा। एक होता है पुनरावृत्ति कौशल। इस कौशल में शिक्षण बच्चों के समझ पुनः दोहराता है। यह कौशल ज्ञान को अस्थायी बनाया जाए। पुनरावृत्ति मतलब कोई भी टॉपिक उसको नहीं समझ में आ रहा है, उसको बार बार दोहराता है, तो इसका क्या होता है, वो चीज़ें ज़्यादा कंठस्थ हो जाती हैं, भूलती नहीं हैं, अस्थायी बनी रहती हैं, तो वही होता है पुनरावृत्ति कौशल। यही कौशल और जो शिक्षण की ये विधियाँ थी, इसी बस इतनी आगमन निगमन, ये संश्लेषण विश्लेषण जितनी विधियाँ पढ़ाया और जितना मैंने कौशल पढ़ाया, बस इसी से रिलेटेड आज तक पूछता है। श्यामपट्ट कौशल आपको प्रस्तावना कौशल, सहभागिता, छात्र सहभागिता कौशल, व्याख्यान कौशल, दृष्टांत कौशल, बस इसी से आज तक क्वेश्चन बने हैं। यूपी टेट के एग्जाम में भी इससे बने हैं, सीटेट के एग्जाम में, केवीएस में, सुपर टेट में, सभी में अगर ये बनते हैं, बस इतने ही कौशल और उससे क्वेश्चन बने हैं। इससे ज़्यादा एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा।